मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे विषय गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 और 6.2 में हमें पता है कि हम इसमें दो प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उसमें से हमारे पास पहला प्रमेय है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। पहला प्रमेय है हमारे पास आधारभूत समानुपातिक प्रमेय और दूसरा प्रमेय है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। इन दो प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे प्रश्नावली 6.2 में। तो पहले समझेंगे कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम क्या है। तो सबसे पहले देखिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। जैसे हमें एक त्रिभुज दी गई है जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी और एक रेखा लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं डी और ई। हमने माना कि जो डी बिंदु है वो ए बी पर स्थित है और जो ई बिंदु है वो ए सी पर स्थित है। और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में क्या होता है, ये जो लाइन डी ई होती है ये समांतर होती है बी सी के। ठीक है ना। अगर हमें किसी भी प्रश्न में डी ई समांतर बी सी के दिया गया है तो हम एक रिजल्ट का प्रयोग करेंगे। कौन सा रिजल्ट होगा वो ये रिजल्ट होगा ए डी के बटा में डी बी। ए डी के बटा में लिखेंगे डी बी और इधर से लिखेंगे ए ई के बटा में ई सी। ए ई बटा में ई सी और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कब प्रयोग करनी है, जब ये रेखा डी ई हमें बी सी के समांतर दी गई हो। और हमें ये ध्यान रखना है कि अगर डी ई बी सी के समांतर है तो त्रिभुज ए बी सी में हम बी सी के दोनों बिंदुओं को छोड़कर तीसरे बिंदु से शुरू करेंगे ए डी बटा में डी बी, उसके बाद में ए ई बटा में ई सी। इसी प्रकार से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम है, उसमें क्या होगा, उसमें देखो सेम त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। कोई एक त्रिभुज दी गई होगी और एक रेखा ए बी और ए सी को कट कर रही होगी। मान लिया कि ए बी पर बिंदु डी और ए सी पर बिंदु ई, इन दोनों बिंदुओं पर रेखा, जो नई रेखा है हमारी, वो त्रिभुज ए बी सी को कट कर रही है। और हमें इस त्रिभुज में क्या होता है, ये दिया होता है ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में क्या होता है, ए डी बटा में डी बी ए ई बटा में ई सी। अगर आपको दिया गया है तो हम कह सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से जो डी ई रेखा होती है वो बी सी के समांतर होती है। ये जो रेखा होती है वो बी सी के समांतर होती है। तो ये हमारा जो रिजल्ट है ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम है। और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है, जब रेखा डी ई है तो ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी बराबर होते हैं। और अगर ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी हो तो डी ई समांतर है बी सी के। ये हमारी प्रमेय है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। तो दोनों प्रमेय एक दूसरे के इस प्रकार से विलोम है। देखिए अब इसका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, हमें यह दिया गया है कि आकृतियों में, यानी कि जो आकृति पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में है, क्या है, डी ई समांतर है बी सी के। मतलब ये जो रेखा डी ई है वो बी सी के समांतर हमें दी गई है। तो कहता है कि फर्स्ट पार्ट में ई सी और सेकंड पार्ट में ए डी, यानी कि सेकंड पार्ट में ए डी, फर्स्ट पार्ट में ई सी का हमें मान निकालना है। तो देखिए पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है कि डी ई समांतर है बी सी के। अगर हमारी रेखा डी ई समांतर है बी सी के, उस केस में हमें क्या करना है, हमें इसमें आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, ये जो हमारा ए डी है, जैसे हमने पीछे प्रमेय में किया था, ए डी बटा में डी बी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए ई बटा में ई सी के। ए ई बटा में ई सी के, क्योंकि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में क्या होता है कि अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है तो ए डी बटा में डी बी बराबर होता है ए ई बटा में ई सी, और यही हमने लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे। जैसे ए डी है, ए डी का मान हमें दिया गया है 1.5 बटा में डी बी।
हमें dB का क्या मान दिया गया है 3। इसी प्रकार से AE का मान दिया गया है 1 और EC का मान हमें नहीं दिया गया है, तो हम EC को EC लिखेंगे। अब हम इसको करेंगे आर पार गुणा, यानी कि हम क्या करेंगे 1.5 को तो गुणा कर देंगे EC के साथ, बराबर में 3 को गुणा कर देंगे 1 के साथ। तो देखिए अब हम EC का मान निकालेंगे तो क्या होगा 1.5 गुणा में है EC के साथ, तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, यहाँ से हमने 3 और 1 को गुणा किया तो यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ पे आपका आएगा 3। अब क्या करेंगे हम 3 बटे 1.5, 1.5 को लिखेंगे 15 और अंश में लग जाएगा 10, क्योंकि 1.5 क्या होता है 15 बटे 10। ये कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 दिया 15, 3 को काट रहा है, तो हमारे पास क्या बचा 2 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास AC का मान होगा वो होगा 2 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरे पार्ट में भी हमें क्या दिया गया है, ये जो DE रेखा है वो BC के समांतर है। अगर ये DE रेखा BC के समांतर है तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा AD बटा में DB, AD बटा में DB बराबर होगा AE बटा में EC के। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था सेम वैसे ही हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो अब देखिए AD का मान हमें नहीं दिया गया है, तो AD को AD लिखेंगे, DB को हम लिखेंगे 7.2। इसी प्रकार से AE का मान कितना है 1.4 और EC का मान कितना है 5.4। हम इनको लिखेंगे सबको। अब इसको करेंगे आर पार गुणा, तो AD की गुणा कर देंगे 5.4 के साथ, बराबर में 7.2 की गुणा कर देंगे 1.8 के साथ। तो AD का जब हम मान निकालेंगे तो देखिए 7.2 गुणा 1.8, ये 5.4 की साइड बदलेंगे तो होगा बटे में 5.4। अब हम क्या करेंगे 7.2 को लिखेंगे 72 बटे 10, 1.8 को लिखेंगे 18 बटे 10, इसी प्रकार से 5.4 को लिखेंगे 54 बटे 10, या ये अंश में 10 चला जाएगा। ठीक है, अब ये 10 को काट देगा, 18 एकम 18, 18 तिये 54, ये 3 से कटेगा तो कितना आएगा 24, 72 को 3 से काट देंगे 24, हमारे पास क्या बचा 24 बटे 10, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो AD का मान आया वो कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को हल करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें क्या दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। देखिए त्रिभुज है हमारी PQR, तो PQ पर बिंदु E है और PR पर बिंदु F है। कहता है कि F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या जो EF लाइन है, हमें ये बताना है कि क्या ये QR के समांतर है या नहीं है। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है उसमें PE का मान 3.4, EQ का मान 3, PF का मान 3.6 और FR का मान 2.4 दिया गया है। तो पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे PE बटा में EQ, ऐसे ही PF बटा में FR, दोनों को निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, EF QR के समांतर हो जाएगा। अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो EF और QR आपस में समांतर नहीं होंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम PE बटा में EQ, इसका मान निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे PF बटा में FR, इन दोनों को हम निकालेंगे। देखिए PE का मान कितना है 3.9 और EQ का मान कितना है 3। अब इस 3.9 को हम क्या लिख देंगे 39 बटे 10, और ये 3 भी है बटे में, ये 3 को काट देगा 39, यानी कि बचेगा 13। हमारे पास ये आंसर आएगा 13 बटे 10। इसी प्रकार से PF बटे में FR निकालते हैं। देखो PF बटे में FR, तो PF का मान कितना है 3.6 और FR का मान कितना है 2.4। 3.6 को हम लिख देंगे 36 बटे 10, 2.4 को लिख देंगे 24 बटे 10, और 10 जो है वो अंश में चला जाएगा, 10 को काट देगा, 12 तिया 36, 12 दूना 24, यानी कि आंसर आया हमारे पास 3 बटे 2। PE बटा में EQ तो आया 13 बटे 10 और PF बटे में FR आया 3 बटे 2, यानी कि क्या हुआ हमारा PE बटे में EQ बराबर नहीं होगा यहाँ पर PF बटे में FR के।
तो दोनों जो पी ई बटे में ई क्यू और पी एफ बटे में एफ आर दोनों मान बराबर नहीं आए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। अब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या होगा, जो लाइन ई एफ है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेखा ई एफ रेखा क्यू आर के समांतर नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों मान बराबर होंगे तो समांतर होगी रेखाएं, और अगर ये बराबर नहीं होंगे तो समांतर नहीं होंगी। अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमें पी ई का मान 4, क्यू ई का मान 4.5, पी एफ का मान 8 और एफ आर का मान 9 दिया गया है। देखो हम सबसे पहले निकालेंगे पी ई बटा में ई क्यू। तो निकालते हैं पी ई बटा में ई क्यू। क्या आएगा पी ई बटा में ई क्यू, 4 बटे में 4.5। तो 4 बटे में 4.5 को लिख देंगे 45 बटे 10, 10 आ जाएगा अंश में। तो 5 दूना 10, 5 नी में 45, ये बनेगा 4 दूना 8 बटा 9। ऐसे ही हम निकालेंगे पी एफ बटे में एफ आर। क्या निकालेंगे, पी एफ बटे में एफ आर। तो पी एफ हमारा है 8 और एफ आर हमारा है 9। अब 8 बटा 9 तो कटेगा नहीं, तो हमारे पास देखो पी ई बटा में ई क्यू और पी एफ बटे में एफ आर दोनों ही 8 बटा 9 आए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पी ई बटा में ई क्यू बराबर है पी एफ बटा में एफ आर के। और अगर ये बराबर होते हैं तो हम ये लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। इसके विलोम से क्या होगा, जो हमारी रेखा होगी वो ई एफ वो समांतर हो जाएगी क्यू आर के। इस प्रकार से हम इनको समांतर सिद्ध करेंगे। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो देखिए तीसरे पार्ट में हमें पी क्यू दिया है। देखो ये पी से क्यू हमें यानी कि पूरी रेखा दी है 1.28, एफ आर यानी कि पी आर यानी कि हमें ये पूरी रेखा दी है 2.56, और पी ई हमें दिया है 0.18 और पी एफ हमें दिया है, पी एफ कितना दिया है 0.36, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पी ई ये कितनी है 0.18 और पी एफ ये रेखा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है 0.36। जबकि हमें जब ई एफ और क्यू आर को समांतर सिद्ध करना है तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि हम पी ई बटा में ई क्यू का मान और पी एफ बटा में एफ आर का मान निकालते हैं। अगर दोनों बराबर आते हैं तो समांतर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। देखिए हमें निकालना है ई क्यू, तो हम सबसे पहले हमें ई क्यू चाहिए यहाँ पे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ई क्यू का मान निकालेंगे। तो ई क्यू का मान निकालते हैं पहले। ई क्यू का मान निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरी पी क्यू में से पी ई घटा देंगे। क्या करेंगे, पी क्यू में से पी ई घटा देंगे। अब जो पूरी पी क्यू है वो कितनी है 1.28 और पी ई ये कितनी है 0.18। तो हमारे पास क्या बचेगा 1.10 सेंटीमीटर, इतना बचेगा। इसी प्रकार से हम एफ आर निकालेंगे। एफ आर निकालते हैं। देखो एफ आर निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी पी एफ पी आर में से पी एफ घटा देंगे, पी एफ को घटा देंगे। पी आर कितना है 2.56 और एफ आर कितना है 0.36। हमारे पास बचेगा 2.20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो एफ आर बचेगा वो कितना बचेगा 2.20 सेंटीमीटर और ई क्यू बचेगा वो कितना बचेगा 1.10 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे पी ई बटा में ई क्यू। देखो पी ई बटा में ई क्यू, तो पी ई कितना है 0.18 है, 0.18 है। इसी प्रकार से ई क्यू कितना है 1.10 है। देखो 0.18 को लिख देंगे 18 बटा 100 और 1.10 को लिख देंगे 110 बटा 100। 100 चला जाएगा अंश में, 100 को 100 काट देगा, 2 से कट जाएगा, 2 निमा 18, इसको 2 से काटेंगे तो 55, ये हमारे पास आएगा 9/55। इसी प्रकार से निकालेंगे पी एफ बटे में एफ आर। तो पी एफ का मान कितना है देखो 0.36 और एफ आर का मान है 2.20। तो ये 0.36 है, इसको लिखेंगे 36/100। इसी प्रकार से 2.20 है, इसको लिखेंगे 220/100। 100 चला जाएगा अंश में, 100 को 100 काट देगा। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 निमा 36, इसको 4 से काटेंगे तो आएगा 55।
तो हमारे पास ये भी 9/55 आ रहा है और ये भी 9/55 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पी ई बटा में ई क्यू पी एफ बटा में एफ आर के बराबर है। इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, जो रेखा हमारी ई एफ है वो क्या हो जाएगी, वो समांतर होगी इस क्यू आर के। तो इस प्रकार से हमने दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है। अब हमारे सामने आगे है प्रश्न संख्या 3। तो देखिए आकृति में, जो आकृति हमें दी गई है इसमें ये जो रेखा है देखो LM, ये किसके समांतर है, ये CB के समांतर है। LM किसके समांतर है, CB के समांतर है। इसी प्रकार से जो अगली रेखा है हमारी LN, यानी कि ये वाली रेखा है LN, ये किसके समांतर है, इस CD के समांतर है। ये बिंदु है हमारे पास D, इस CD के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा में MB AN बटा में AD के बराबर होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है और हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले में ये दिया गया है LM, ये जो रेखा है LM ये किसके समांतर है, CB के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे इस त्रिभुज का, त्रिभुज इसका ABC का, इसमें क्या है LM समांतर है BC के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में LM समांतर है CB के, और साथ में बताएंगे किससे, किसका रिजल्ट प्रयोग करेंगे, इसमें रिजल्ट प्रयोग करेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, ये रेखा इसके समांतर है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, देखो AM बटा में MB, AM बटा में MB किसके बराबर होगा, AL बटा में LC, AL बटा में LC के बराबर होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 लिखकर छोड़ देंगे। अब देखिए आगे हमें क्या दिया है इसने, आगे हमें ये दिया है कि LN समांतर है CB के। तो ये हमारी LN रेखा है, ये CB के समांतर है। हम इसके अंदर ये वाली त्रिभुज लेंगे, कौन सी त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज ACD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ACD में क्या है, LN समांतर है CD के साथ, LN समांतर है CD के साथ। यहाँ पे बताएंगे हम प्रयोग कर रहे हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से होगा AL बटा में LC, AL बटा में LC बराबर होगा AN बटा में ND के साथ, AN बटा में ND के साथ। इसको लिख देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से देखो AM बटा में MB, AM बटा में MB किसके बराबर है, AL बटा में LC, और AL बटा में LC का मान क्या है, ये है AN बटा में ND के बराबर। तो हमने क्या किया, इस AL बटा में LC की जगह पे इसका मान रख दिया। अब हमने इसका मान रख दिया। अब हम देखिए हमें प्रूफ जो करना है, सिद्ध जो हमें करना है, वो हमें ये सिद्ध करना है कि AM बटा में AB, मतलब ये AM है, इसके बटा में हमें ये पूरी भुजा AB चाहिए, और AN ये वाली भुजा है, और इसके बटा में क्या चाहिए, पूरी भुजा चाहिए। जबकि हमारे पास क्या आ रहा है, AM बटा में MB आ रहा है। तो ऐसा हमने एक उदाहरण में भी किया था कि जब भी हमें AM बटा में MB मिले और AM के बटा में हमें पूरी भुजा निकालनी हो, या पूरी भुजा के बराबर ये जो संबंध है वो सिद्ध करना हो, उसके लिए हमें क्या करेंगे, इसको हम एक बार पलटेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको पलटते हैं, देखो AM बटा में MB, इसको लिखेंगे MB बटा में AM। इसी प्रकार से AN बटा में ND, इसको लिखेंगे ND बटा में AN। हमने पहले इसको पलट दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं, देखो MB बटा में AM, इधर भी AM, इधर भी एक जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या है ND बटा में AN, इसमें भी हम एक जोड़ेंगे। तो इसके बटा में एक LCM ले लेंगे, AM और एक का LCM लेंगे तो AM, इसकी इससे गुणा हो जाएगी MB प्लस में AM की गुणा 1 से हो जाएगी, तो ये बनेगा AM बराबर। इसके बटा में एक करके AN और एक का LCM लेंगे AN,
एन डी की गुणा 1 से करेंगे एन डी, ए एन की गुणा 1 से करेंगे ए एन। तो देखिए ए एम प्लस एम बी प्लस ए एम, देखो एम बी प्लस में ए एम, ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी भुजा बन जाएगी ए बी, और बटा में क्या है ए एम है तो ए एम रहेगा। ऐसे ही एन डी प्लस ए एन, देखो ये एन डी है ये ए एन है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ए डी, यानी कि एन डी प्लस ए एन का जोड़ क्या बनेगा ए डी बटा में ए एन। अब एक बार फिर से इनको पलट देंगे, क्या बनेगा ए एम बटा में ए बी बराबर हो जाएगा ए एन बटा में ए डी। तो ये जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया, ए एम बटा में ए बी, ए एन बटा में ए डी। तो ये हमारे पास जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध यहाँ पे कर दिया है। अब हमारे सामने है प्रश्न संख्या 4। तो देखिए इसमें आकृति में DE समांतर है AC के साथ। तो देखिए ये जो DC है DE है हमारा, DE किसके साथ समांतर है AC के साथ। तो देखिए ये दोनों रेखाएं क्या हैं समांतर हैं। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हम क्या करेंगे त्रिभुज BAC को लेंगे, क्या लिखेंगे त्रिभुज BAC में। तो त्रिभुज BAC में क्या होगा DE समांतर होगा AC के साथ, DE समांतर होगा AC के साथ। अब DE समांतर है AC के साथ, अब इसमें लगाएंगे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा BD बटा में DA, BD बटा में DA ये किसके बराबर होगा BE बटा में EC के बराबर होगा, क्योंकि ये वाली रेखा क्या है इसके समांतर है। तो क्या होगा BE बटा में EC के बराबर होगा। इसको लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आगे हमें दिया गया है कि जो हमारी DF है, कौन सी DF है ये वाली DF है, ये DF किसके साथ समांतर है ये AC के साथ समांतर है, AE के साथ समांतर है। AE के साथ समांतर क्या है DF है। अगर ये लाइन इसके साथ समांतर है तो हम कौन सी त्रिभुज ले लेंगे, हम त्रिभुज ले लेंगे ABE। तो देखिए हम यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABE में, ABE में क्या है DF समांतर है AE के साथ। अब कौन सा प्रमेय लगाएंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा ये रेखा इसके समांतर है। तो BD बटा में DA क्या लिखेंगे BD बटा में DA, BF बटा में FE, BF बटा में FE के दोनों बराबर होंगे। ये हमारे पास होगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को प्रयोग करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा देखो BD बटा में DA और यहाँ भी BD बटा में DA दोनों बराबर हैं। तो इनके बराबर में जो मान आए हैं हमारे BE बटा में EC और BF बटा में FE, ये दोनों क्या होंगे बराबर। तो देखिए यहाँ पर BF बटा में FE किसके बराबर है BE बटा में EC के साथ, और यहाँ भी हमने सिद्ध कर दिया है देखो BF बटा में FE किसके बराबर है BE बटा में EC के साथ। तो हमने इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सिद्ध कर दिया है। अब हम करेंगे इसका प्रश्न नंबर 5। तो देखिए 5वें नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, आकृति में यदि DE OQ के समांतर है। देखो ये है हमारी DE किसके साथ समांतर है इस OQ के साथ, ये DE रेखा OQ के साथ समांतर है। तो हम कौन से त्रिभुज ले लेंगे, हम त्रिभुज ले लेंगे इसमें POQ, क्योंकि इसकी ये वाली रेखा है ये इसके समांतर है। तो जब हम इसका हल करेंगे तो क्या लेंगे सबसे पहले त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में, POQ में क्या है DE समांतर है OQ के साथ। अगर ये रेखा समांतर है तो इस पे हम लगा देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। हम यहाँ पे लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, ये होगा देखो PE बटा में EQ, वो किसके बराबर होगा PD बटा में DO के बराबर होगा। आगे देखिए आगे क्या दिया है DF समांतर है OR के साथ। ये जो लाइन है DF, ये जो रेखा है DF, ये
ओ आर के समांतर है। देखो डी एफ और ओ आर आपस में समांतर हैं, तो हम कौन से त्रिभुज ले लेंगे? हम त्रिभुज ले लेंगे इसमें पी ओ आर। कौन से त्रिभुज ले लेंगे? पी ओ आर। तो त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में है क्या? डी एफ है समांतर क्यू ओ आर के साथ। अब यहाँ पे प्रयोग करेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या बनेगा? पी डी बटा में डी ओ किसके बराबर होगा? पी एफ बटा में एफ आर के बराबर होगा। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 तथा 2 को प्रयोग करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा? पी ई बटा में ई क्यू किसके बराबर है? पी डी बटा में डी ओ, और पी डी बटा में डी ओ का मान क्या है? वो उसका मान है पी एफ बटा में एफ आर। यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो इनके बराबर वाली जो साइड हैं वो भी दोनों बराबर हो जाएंगी। तो पी ई बटा में ई क्यू बराबर है पी एफ बटा में एफ आर के साथ। पी ई बटा में ई क्यू और पी एफ बटा में एफ आर के बराबर है। अब देखो ये इसके बटा में और ये इसके बटा में, दोनों बराबर हैं, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? हम ये लगा देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? इसका विलोम लगा देंगे। और जब विलोम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो ई एफ रेखा है वो क्यू आर के साथ क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ई एफ रेखा क्यू आर के साथ समांतर हो जाएगी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हमें जो सिद्ध करना था उसको हम सिद्ध यहाँ पर कर चुके हैं। आगे हमारे सामने है प्रश्न संख्या 6। तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए हमें क्या दिया गया है? कहता है कि आकृति, ये जो आकृति हमें दी गई है इसमें ओ पी, ओ क्यू और ओ आर इस प्रकार स्थित हैं। स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी, ये जो रेखा है ना ए बी, ये किसके साथ समांतर है? वो पी क्यू के साथ समांतर है। इसी प्रकार से ये जो रेखा है हमारी ए सी, ये जो रेखा है ए सी, ये पी आर के समांतर है। और हमें सिद्ध क्या करना है? बी सी, ये वाली जो रेखा होगी वो क्यू आर के समांतर होगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें देखो दो समांतर रेखाएं यहाँ पे दे दी। पहले दिया है ए बी समांतर है पी क्यू के साथ। तो हम जब भी समांतर रेखाएं मिलती हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या करेंगे? पहले बताएंगे, देखो ये रेखा इसके समांतर है, तो हम क्या कहेंगे? त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या दिया गया है हमें? ए बी समांतर है पी क्यू के साथ। अगर ए बी पी क्यू के समांतर है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा? देखो ये रेखा इसके समांतर है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओ ए बटा में ए पी किसके बराबर होगा? ओ बी बटा में बी क्यू के बराबर होगा। इसी प्रकार से देखो ए सी हमें समांतर दी है पी आर के, तो हम त्रिभुज कौन सी ले लेंगे? ये लेंगे पी ओ आर। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। तो त्रिभुज पी ओ आर में देखो पी ओ आर ये वाली त्रिभुज है, इसमें क्या दिया गया है? ए सी समांतर है पी आर के साथ। ए सी समांतर है पी आर के साथ। क्या लिखेंगे यहाँ पे? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा? ओ ए बटा में ए पी किसके बराबर होगा? ओ सी बटा में सी आर के बराबर होगा। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 तथा 2 को। तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या होगा? देखो ओ ए बटा में ए पी, ओ ए बटा में ए पी दोनों सेम है, तो इनके बराबर वाले जो मान हैं ओ बी बटा में बी क्यू और ओ सी बटा में सी आर दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ओ बी बटा में बी क्यू, ऐसे ही ओ सी बटा में सी आर, तो कौन सी त्रिभुज है यहाँ पे? क्यू ओ आर। त्रिभुज क्यू ओ आर में क्या लिखेंगे?
यहाँ पे ये लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। अब यहाँ पे इसका विलोम प्रयोग करेंगे क्योंकि ओ बी बटा में बी क्यू और ओ सी बटा में सी आर दोनों क्या हैं, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो बी सी रेखा होगी वो क्यू आर के समांतर होगी। बी सी रेखा किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के साथ। और जो हमने सिद्ध करना था उसको हम सिद्ध यहाँ पे कर चुके हैं, क्योंकि यही सिद्ध करना था, बी सी समांतर क्यू आर, और हमने इसको सिद्ध कर दिया है। अब हम करेंगे आगे प्रश्न संख्या 7। तो इसमें देखिए, प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या करना है हमें, ये करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मतलब हमने ये त्रिभुज ली ए बी सी, इसकी हमने एक रेखा ली ए बी, और इसका मध्य बिंदु लिया डी। तो इसका हल जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे, माना डी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि हमने एक रेखा का क्या लेना है, मध्य बिंदु। और क्या करना है, दूसरी रेखा के समांतर खींचनी है। ये दूसरी रेखा देखो बी सी, इसके समांतर हमने डी ई को खींच दिया, तथा हमने ये मानना है कि जो डी ई है वो बी सी के साथ समांतर है। ठीक है ना। हमने क्या करना है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा का मध्य बिंदु लिया, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर यानी कि बी सी के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब ए सी को समद्विभाजित करती है ये वाली रेखा। ये सिद्ध करना है। तो ए सी को समद्विभाजित कैसे करेगी, जब ई ए सी का मध्य बिंदु होगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ई ए सी का मध्य बिंदु होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर डी मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, ए डी और डी बी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको हम बाद में प्रयोग करेंगे। ए डी और डी बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए ये जो डी ई रेखा है ये बी सी के समांतर है, तो अपने आप ही यहाँ पर क्या लग जाएगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लग जाएगा। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, ए डी बटा में डी बी बराबर होगा ए ई बटा में ई सी के। तो ए डी बटा में डी बी, जबकि ए डी का मान क्या है, डी बी। तो हम इस ए डी की जगह क्या लिख देंगे, डी बी लिख देंगे। यहाँ पे ये मैंने क्या लिख दिया, ए डी की जगह पे डी बी, और बटा में डी बी है तो डी बी रहेगा, बराबर क्या है, ए ई बटा में ई सी। ये इसको काट देगा, इसको काट देगा, क्या बचेगा, 1/1, क्या आएगा, बराबर में ए ई बटा में ई सी। अब हम क्या कर देंगे, इसको आर पार गुणा। तो देखिए 1 की गुणा ई सी से हो जाएगी ई सी, 1 की गुणा ए ई से हो जाएगी तो ए ई, यानी कि जो ई सी है और ए ई है दोनों क्या है, बराबर हैं। अगर ए ई सी और ए ई अगर दोनों बराबर हैं तो ई क्या हो जाएगा, ए सी का मध्य बिंदु। यहाँ ई क्या होगा, ई ए सी का मध्य बिंदु होगा। और ए सी क्या है, इसकी तीसरी भुजा है त्रिभुज की, तो तीसरी भुजा को क्या कर रहा है, ये समद्विभाजित कर रही है रेखा। और ये हमें सिद्ध करना था, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। अब यहाँ पर अब हम करेंगे इसका प्रश्न नंबर 8। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो किन्हीं दो रेखाएं, देखिए हमने त्रिभुज लिया ए बी सी, इसकी दो रेखाएं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई, इन दोनों को मिला दिया। हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा बी सी के समांतर होगी। तो देखो सबसे पहले हमें क्या लेना है, ये लेना है डी ए बी का मध्य बिंदु है, क्या लेना है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, तथा ई ए सी का मध्य बिंदु है। क्यों लेना है, क्योंकि उसने कहा है कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी कि एक त्रिभुज के ये दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, इनको मध्य बिंदुओं को मिलाना है। ठीक है ना, हमने मिला दिया। अब देखो डी अगर ए बी का मध्य बिंदु है
अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, ए डी और डी बी दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर ई ए सी का मध्य बिंदु है तो ए ई और ई सी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अब हमें सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है बी सी के साथ, यानी कि तीसरी भुजा के समांतर होगी ये जो रेखा डी ई, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी को बराबर सिद्ध कर देंगे। तो हम निकालते हैं, देखो ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, डी ई और बी सी रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो अब देखिए ए डी बटा में डी बी, जबकि ए डी का मान क्या है, डी बी, तो हम ए डी की जगह क्या लिख देंगे, डी बी, और बटा में डी बी है तो डी बी रहेगा, डी बी को डी बी काट देगा, बचेगा एक। इसी प्रकार से ए ई बराबर है ई सी के, तो ए ई का मान रख देंगे ई सी और बटा में भी है ई सी को ई सी काट देगा, क्या बचेगा, एक। अब दोनों का मान एक के बराबर आ रहा है तो हम यहाँ पे ये कहेंगे ए डी बटा में डी बी बराबर है ए ई बटा में ई सी के साथ। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। इसके विलोम से क्या होगा, देखो ए डी बटा में डी बी ए ई बटा में ई सी, ए डी बटा में डी बी ए ई बटा में ई सी के बराबर है। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या होगा, जो रेखाएं डी ई हैं और जो रेखाएं बी सी हैं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर। और यही हमें सिद्ध करना था। इसका मतलब जो हमें सिद्ध करना था उसको हम सिद्ध कर चुके हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9। इसमें क्या कहा है उसने, ए बी सी डी एक समलंब है। देखो ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, और समलंब में क्या होता है, कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो देखो हमें दिया है उसने, क्या दिया है यहाँ पे, दो भुजाएं समांतर दी हैं। कौन कौन सी भुजाएं, ए बी भुजा है वो डी सी के समांतर है, तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो इसके विकर्ण एक तो डी बी, दूसरा ए सी, कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ बिंदु पर करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटा में बी ओ सी ओ बटा में डी ओ के बराबर होगा, ये हमें दर्शाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक अपनी तरफ से एक रेखा खींचेंगे। ये जो रेखा हम खींचेंगे इसका नाम दे देंगे हम ई ओ। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारा समलंब वाला प्रश्न आएगा तो हम इसमें रेखा एक ई ओ अपनी तरफ से खींचेंगे। और जब अपनी तरफ से खींचेंगे तो क्या होगा, देखो खींचेंगे और कैसे खींचेंगे, जो ई ओ रेखा है वो ए बी के समांतर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये लिखेंगे हम, रेखा ई ओ इस प्रकार खींचिए कि जो रेखा ई ओ हो वो समांतर हो ए बी के साथ। इस प्रकार से खींचनी है हमने रेखा ई ओ को कि वो ए बी के समांतर हो। देखो अब ए बी के समांतर ई ओ रेखा है और ए बी के समांतर ही डी सी रेखा है। ए बी के समांतर में ई ओ और डी सी दोनों रेखाएं हैं, तो ई ओ और डी सी भी आपस में समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो रेखा ई ओ होगी वो डी सी के समांतर, ई ओ समांतर डी सी होगी। बस ये लिख दो सीधा इसमें, क्योंकि हमने समांतर का सिंबल यहाँ पे लगा दिया है। ई ओ क्या होगी, डी सी के समांतर होगी। अगर ये रेखा समांतर है फिर क्या होगा, देखो अब हम यहाँ पर ये रेखा पहले लेंगे ए बी के समांतर और फिर इस रेखा को लेंगे डी सी के समांतर। देखो ई ओ अगर ए बी के समांतर है तो हम त्रिभुज ले लेंगे डी ए बी। कौन से त्रिभुज, डी ए बी में। त्रिभुज डी ए बी में क्या है, ई ओ है वो समांतर है ए बी के साथ। इसमें लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, डी ई बटा में ई ए किसके बराबर होगा, डी ओ बटा में ओ बी या बी ओ। एक ही बात होती है, ओ बी या बी ओ। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अच्छा, ई ओ डी सी के समांतर था, इसको हमने प्रयोग कर लिया। ई ओ ए बी के समांतर था, ई ओ ए बी के समांतर हमने खींचा था, इसको हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया। अब देखो ई ओ डी सी के समांतर भी है। तो देखो अगर ई ओ डी सी के समांतर है तो हम त्रिभुज ले लेंगे इसमें ए डी सी।
त्रिभुज ए डी सी में, अब देखो ए डी सी, ये वाली जो त्रिभुज है ए डी सी, इसमें क्या है, ई ओ समांतर है डी सी के साथ, डी सी और ई ओ समांतर हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। क्या हो जाएगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ये रेखा अगर इसके समांतर है तो क्या हो जाएगा, ये वाले देखो ई ए बटा में डी ई ए इसके बटा में डी ई, ऐसे ही ए ओ बटा में ओ सी, ए ओ बटा में ओ सी या सी ओ। ठीक है, तो अब हमें आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर हमारे पास समीकरण नंबर 1 में आया है डी ई बटा में ई ए, जबकि यहाँ तो ई ई बटा में डी ए मतलब इसका उल्टा आया है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, पलट देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को पलट देंगे। देखो तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर डी ई बटा में ई ए, ये बराबर हो जाएगा सी ओ बटा में ए ओ के साथ। अब इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण नंबर 1 तथा 2 से क्या होगा, देखिए डी ई बटा में ई ए और डी ई बटा में ई ए दोनों बराबर हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ओ बटा में बी ओ भी बराबर हो जाएगा सी ओ बटा में ए ओ के साथ, क्योंकि देखो ये दोनों जो मान हैं वो सेम हैं, तो इनके बराबर वाले मान क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास आया है डी ओ बटा में बी ओ और सी ओ बटा में ए ओ, जबकि सिद्ध करना है ए ओ बटा में बी ओ और सी ओ बटा में डी ओ, जबकि हमें सिद्ध ये करना है ए ओ बटा में बी ओ और सी ओ बटा में डी ओ। हमारे पास आया है डी ओ बटा में बी ओ, यानी कि जो ए ओ है वो बटे में है, जब इसकी साइड बदलेंगे तो ये न्यूमरेटर में यानी कि अंश में आ जाएगा, यानी कि ए ओ इधर अंश में आएगा और बटा में बी ओ है तो बी ओ रहेगा, और सी ओ अंश में है तो अंश में रहेगा। अब ये डी ओ देखो अंश में है, इसकी जब साइड बदलेंगे तो ये हर में चला जाएगा। अब देखिए ए ओ बटा में बी ओ और सी ओ बटा में डी ओ, यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि जो हमें सिद्ध करना था उसको हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हमारे सामने इस प्रश्नावली का अंतिम यानी कि 10वां प्रश्न है। तो देखिए हमें क्या दिया है, इसमें कहता है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा में बी ओ सी ओ बटा में डी ओ, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो ठीक इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था प्रश्न नंबर 9, इसमें हमें ए बी सी डी एक समलंब दिया गया था, इसमें हमें ये समलंब सिद्ध करना है, और ए ओ बटा में बी ओ सी ओ बटा में डी ओ वहाँ हमने सिद्ध किया था, और इसमें ए ओ बटा में बी ओ और सी ओ बटा में डी ओ हमें दिया गया है। क्या कहा इसने, कहते हैं कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा में बी ओ सी ओ बटा में डी ओ, यानी कि हम यहाँ पर ये लिखेंगे, ये हमें दिया है ए ओ बटा में बी ओ, इसका मतलब हमें इसको प्रयोग करना है, ए ओ बटा में सी ओ, ए ओ बटा में बी ओ और सी ओ बटा में डी ओ, इसका हमें क्या करना है, प्रयोग करना है, और सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। और हमें पता है समलंब सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी कोई भी दो भुजाओं को समांतर सिद्ध कर देंगे। तो इसको समांतर सिद्ध करेंगे, उससे पहले देखिए हमने जैसे पिछले प्रश्न में किया था, उसमें क्या किया था, हमने ए ओ बटा में बी ओ सी ओ बटा में डी ओ को सिद्ध करने के लिए क्या किया था, इस संख्या को हमने यहाँ पे लिखा था और इस मान को हमने यहाँ पे लिखा था। तो हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 में भी यही करेंगे। सबसे पहले देखो डी ओ यहाँ पर हर में है, तो यहाँ न्यूमरेटर में लिखेंगे तो डी ओ बटा में बी ओ है तो बी ओ रहेगा, ऐसे ही यहाँ सी ओ है तो सी ओ रहेगा, और ए ओ अंश में है, इसकी साइड बदलेंगे तो हर में चला जाएगा। इसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1। तो हमने जैसे प्रश्न नंबर 9 में किया था वैसे ही हम प्रश्न नंबर 10 में भी करेंगे। अब देखिए हमने जैसे प्रश्न नंबर 9 में किया था, हमने एक रेखा खींची थी ई ओ, किसके समांतर खींची थी, ए बी के साथ, ए बी के समांतर। तो इसमें भी हम खींचेंगे रेखा, देखिए यहाँ पर ये लिखेंगे रेखा ई ओ इस प्रकार खींचिए कि जो ई ओ रेखा हो वो ए बी के समांतर हो।
तो प्रश्न नंबर 2 9 और प्रश्न नंबर 10 लगभग दोनों बराबर हैं। हमने क्या करना है इसमें, जैसे प्रश्न नंबर 9 में किया था, ई ओ रेखा को ए बी के समांतर लिया था, यहाँ भी हमने ई ओ रेखा को ए बी के समांतर खींचना है। और ये हमें दिया गया है तो हम इसमें क्या करेंगे, डी ओ की भी साइड बदल देंगे, अंश में चला जाएगा, और ए ओ की साइड बदलेंगे तो हर में चला जाएगा। इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अगर ये रेखा ई ओ ए बी के समांतर है फिर क्या होगा, देखिए त्रिभुज डी ए बी को लेंगे हम, डी ए बी, त्रिभुज डी ए बी में क्या है, ई ओ रेखा ए बी के समांतर है। हम यहाँ पे लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, डी ई बटा में ई ए बराबर होगा डी ओ बटा में ओ बी या बी ओ। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। देखिए डी ओ बटा में बी ओ, और यहाँ भी क्या है, डी ओ बटा में बी ओ, ये दोनों सेम हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, सी ओ बटा में ए ओ किसके बराबर आएगा, डी ई बटा में ई ए के बराबर आएगा। क्योंकि देखो डी ओ बटा में बी ओ और डी ओ बटा में बी ओ बराबर है, तो सी ओ बटा में ए ओ डी ई बटा में ई ए के बराबर होगा। अब देखिए सी ओ बटा में ए ओ, देखो सी ओ बटा में ए ओ और डी ई बटा में ई ए। हम इसको एक बार पलट देते हैं, देखो इससे क्या हो जाएगा, ए ओ बटा में सी ओ और ई ए बटा में डी ई हो जाएगा। अब देखो, अब देखिए, देखो ए ओ, ये ए ओ है हमारा, इसके बटा में सी ओ, और यहाँ पे देखिए ई ए, ये ई ए है, इसके बटा में ये डी ई है, तो इसके बटा में ये और इसके बटा में ये, तो हमारे पास त्रिभुज ए डी सी में क्या लग जाएगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो त्रिभुज ए डी सी में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या होगा, देखो हमारे पास क्या है, ए ओ बटा में सी ओ और ई ए बटा में डी ई, तो क्या हो जाएगा, जो ई ओ लाइन है वो डी सी के समांतर हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारी ई ओ लाइन है वो डी सी के समांतर हो जाएगी। अब जो ई ओ भुजा है वो डी सी के समांतर है, और ई ओ भुजा हमने किसके समांतर मानी थी, ए बी के समांतर। तो इससे क्या होगा, ई ओ भुजा दोनों के समांतर है, तो इससे हमारा क्या होगा, ए बी और डी सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर होंगे। और अगर जो हमारा ए बी है और डी सी है अगर आपस में समांतर हैं तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक समलंब होगा, ए बी सी डी क्या होगा, एक समलंब होगा। और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 6.2 को सभी प्रश्नों को हल कर लिया है।